हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे पिछले साल के बोर्ड के एग्जाम का सोशल साइंस का पेपर। और आपको बताऊंगा किस तरीके से पेपर आपको अटेम्प्ट करना है जिससे आप अच्छे नंबर लेके आ पाओगे और कोशिश करोगे कि आपका टाइम भी बहुत बचेगा बच्चों। ठीक है। देखो बच्चों, आपका पेपर 10 बजे आपको एंट्री कर लेना है और 15 मिनट में आपका फिलअप हो जाएगा आंसर शीट जो भी आप डॉट से फिल करते हो। 15 मिनट पहले आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो उस 15 मिनट का आप यूटिलाइज करना। आपको जो जो क्वेश्चन पहले करना है उसको पेंसिल से टिक मार लेना हल्का सा, क्योंकि ज़्यादा टिक करोगे तो अपन नकल के लिए माना जाएगा। ओके। तो हल्का सा टिक कर लेना आप जो जो पेपर को करना है और उसी हिसाब से आप सॉल्व करना चालू कर देना। कोशिश करना कि एमसीक्यू लास्ट में करना क्योंकि एमसीक्यू करने के लिए बहुत अच्छा नॉलेज चाहिए बच्चों। और 90% बच्चे एमसीक्यू गलत करते हैं। ओके। तो पहले आप आंसर सॉल्व करना, लास्ट का आधा घंटा मिलेगा तो आप एमसीक्यू सॉल्व करना, क्योंकि उसके लिए परफेक्ट नॉलेज चाहिए। नॉलेज सही होगा तभी आप आंसर सही दे सकते हो। ओके बच्चों, पेपर स्टार्ट करते हैं। ये बोर्ड का पिछले साल का पेपर है, देख लो आप। इस टाइप का ही पेपर आएगा, सेम टू सेम आपका। ओके। सारे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है इसमें। ओके, हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखो बच्चों, ये ऐसा एक चित्र आया था और आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। ओके, एक बार पढ़ लो। पिक्चर में चूज द करेक्ट ऑप्शन, द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट डिपॉजिट एंड द बोरोवर बाय द बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम नहीं होता है बच्चों। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम बस रूल बनाना होता है, बैंक उसको फॉलो करता है और किस तरीके से पैसे लेना है देना वो बैंक का काम होता है। द डिफरेंस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन व्हाट इज चार्ज फ्रॉम द बोरोवर एंड व्हाट इज पेड बाय डिपॉजिट। ठीक है, ये इसी को शो कर रहा है बच्चों। बोरोवर जो कर्ज लेता है वो डिफरेंट इंटरेस्ट होता है और जो डिपॉजिटर पैसा जमा करता है उस पर बैंक अलग इंटरेस्ट देता है। तो ये चित्र इसी को दिखा रहा है। ओके, तो पहले का आंसर हो जाएगा बी। हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो, ये दिया हुआ है। ओके, इसका आंसर होगा बच्चों कर्जदार से लिए गए ब्याज और जमाकर्ता को दिए गए ब्याज की रकम के बीच का अंतर। ओके, इसका आंसर होगा बी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन विजुअल इंपेयर्ड के लिए है, मगर फिर भी आप देख लो, इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ द लोन ऑफ इन इंडिया। ठीक है, लोन को कौन सुपरवाइज करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है बच्चों। ओके, हिंदी पढ़ने वाले बच्चों आप भी देख लो, ये अंधों के लिए या जो डिसेबल है उनके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन। ऋण देने से पहले ऋणदाताओं को अक्सर समर्थक ऋणधार की आवश्यकता क्यों होती है? निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। उधारकर्ता के लिए ब्याज दर कम करने के लिए, व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए, अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, ऋण चूक के जोखिम को कम करने के लिए। देखो बच्चों, बैंक हमें लोन देता है तो बैंक को भी एक गारंटी चाहिए कि हम कहीं फ्रॉड ना कर ले या उसको कर्ज वापस दे ना दे। तो बैंक को गारंटी चाहिए कि ये बंदा वापस लोन करेगा नहीं करेगा। तो गारंटी के रूप में क्या लेता है वो? तो आपने पढ़ा होगा कि कुछ प्रॉपर्टी के कागज या जानवर या फिर गाड़ी या फिर गोल्ड, ये गारंटी के रूप में रखता है उसको, जिसको कोलेटरल कहते हैं हम। ओके, याद रखना, कोलेटरल कहा जाता है बच्चों उसको। तो मिटिगेट द रिस्क ऑफ द लोन डिफॉल्ट। ठीक है, अगर लोन डिफॉल्ट होता है तो बैंक को कम से कम घाटा हो, इसलिए लिया जाता है ये। ओके बच्चों, तो इसका आंसर क्या होगा? ऋण चूक में जोखिम कम करने के लिए। ओके, अब ये पढ़ लो आप। क्वेश्चन नंबर 3 हिंदी मीडियम। निम्नलिखित में से एक समृद्ध किसान के विकास के लक्ष्य कौन से है? दिए गए विकल्प में से सही चयन कीजिए। ओके, और ये हमें ऑप्शन दे रखा है बेहतर मजदूरी, फसलों की अधिक समर्थन मूल्य, उच्च पारिवारिक आय, कार्य के लिए अधिक दिन। ओके, इंग्लिश मीडियम आप लोग भी देख लो। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट गोल ऑफ द प्रोस्परस फार्मर। देखो, ये अंडरलाइन करो। इसमें आम फार्मर की बात नहीं कर रही है, अमीर बड़े फार्मरों की बात किया जा रहा है। तो उनको सबसे अच्छा क्या चाहिए? ठीक है, तो देखो बेटर वेजेस ये तो छोटे किसान के लिए होता है या जो लैंडलेस किसान होते हैं उनके लिए होता है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो पहला जिसमें भी सब में काट दो, इसमें पहला इसको काट दो और इसको काट दो, इस तरीके से अब रिमूव किया जाता है बच्चों आंसर। ठीक है, अब हमारे पास 2 बच गए और देखते हैं। मोर डेज ऑफ फॉर वर्क, ये कौन कहता है? लेबर कहता है, लेबरों को चाहिए होता है ये, तो ये भी गलत है, तो इसको भी हटा देते हैं। तो जिस इसमें 4th है वो भी रिमूव कर देते हैं, तो 4th ये रहा। अब देखो बच्चों, हमारे पास आंसर क्या रहेगा? सी। इस तरीके से भी आंसर ढूंढ सकते हो बच्चों, ये भी सही तरीका है।
तो बड़े किसानों को क्या चाहिए, हाई सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप, जो क्रॉप की खेती है उसका प्राइस अच्छा मिले, पहला तो ये। अश्योर्ड हाई फैमिली इनकम, ठीक है, परिवार का इनकम सबसे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ये चाहिए होता है बड़े किसानों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में आप लोग भी देख लो बच्चों। देखो मैंने रिमूव करने का तरीका बताया, इसमें साफ साफ कह रहा है कि समृद्ध किसान, ठीक है, प्रोस्परस मतलब कि बड़े फार्मर के लिए कहा गया है। तो बेहतर मजदूरी ये तो छोटे मोटे किसानों के लिए होता है और जिनके पास जमीन नहीं होता, तो ये तो हो नहीं सकता। ओके, कार्य के लिए अधिक दिन, ये तो लेबर चाहता है ना, ये हमें कार्य के लिए अधिक दिन मिले। तो हमारे पास क्या बच गया, तीसरा और चौथा। तो देख लो ऑप्शन में कौन सा ये तीसरा और चौथा। तो तीसरा, सॉरी दूसरा एंड तीसरा, तो ये है सी। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, सी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्टिविटीज, इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। देखो फार्मर इरिगेशन फील्ड, ये ऑर्गेनाइज में नहीं आता, अनऑर्गेनाइज में आता है। हैंडलूम वेवर वर्किंग इन हर हाउस, देखो छोटे मोटे मजदूरी जो करते हैं घर के अंदर, जैसे सिलाई हो गया, हैंडलूम हो गया, ये भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है बच्चों। हेड लोड वर्कर कैरिंग सीमेंट, जो मजदूर माल की ढुलाई करते हैं, ठीक है, तो वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो टीचर टेकिंग क्लास इन द गवर्नमेंट स्कूल, तो ये किस में आता है, ऑर्गेनाइज में आता है, क्योंकि इसको इंश्योरेंस, पीएफ और जो भी फंड होता है, हॉलीडेज सब मिलता है इसको, इसलिए ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा बच्चों। इंजीनियरिंग आप लोग भी देख लो बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा संगठित क्षेत्र की गतिविधियां का उदाहरण है। एक किसान को हमने अपने खेतों की सिंचाई करना, ये तो नहीं हो सकता, अभी बताया था आपको मैंने। हथकरघा बुनकर को अपने घर में काम करना, ये भी नहीं हो सकता। सिर पर बोझ उठाने वाले श्रमिक का सीमेंट लादना, ये भी नहीं हो सकता। सरकारी स्कूल में शिक्षक का क्लास लेना, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। ओके बच्चों, मैंने बता दिया ना, संगठित क्षेत्र में आता है, क्योंकि इनको इंश्योरेंस, पीएफ, प्रोविडेंट फंड, हॉलीडेज और एक्स्ट्रा छुट्टी भी मिलता है इनको, तो इसलिए किसमें आता है। और इनके काम में रिस्क नहीं होता है बच्चों। मजदूर तो बेचारा बीमार हो गया तो उसको कोई काम देने वाला है नहीं, ओके, और वो कर्ज में डूब जाता है, मगर इनका ऐसा कुछ नहीं है, लोग जब मर्जी छुट्टी कर सकते हैं, उनके बदले में पैसा भी मिलता है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इनमें से तो एक क्वेश्चन आपको जरूर देगा, 100% देगा बोर्ड में। डिस इन्वेस्टमेंट, लिबरलाइजेशन या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में बच्चों। ओके, इसमें क्या है, रिमूविंग बैरियर और रिस्ट्रिक्शन ऑन बिजनेस एंड ट्रेड सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। गवर्नमेंट जो अलग अलग बैरियर होता है बिजनेस सेटअप करने में, उसको रिमूव कर देता है, उसे क्या बोला जाता है बच्चों, तो उसे लिबरलाइजेशन बोला जाता है। ये 1990 में किया गया था। ओके, याद रखना 1990 में किया गया था। उस समय गवर्नमेंट कौन था हमारा, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर था पीवी नरसिम्हा राव, याद रखना बच्चों। और फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे जो अभी जो लेट या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनका डेथ हो गया, मनमोहन सिंह, वो फाइनेंस मिनिस्टर थे हमारे देश के उस वक्त। ओके, तो इसका आंसर देख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हिंदी मीडियम। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सरकार द्वारा व्यापार वाणिज्य और अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया डैश के नाम से जाना जाता था, उदारीकरण कहा जाता है इसको। ओके बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Which one of the following indices is given priority by the World Bank with respect to development? डेवलपमेंट के हिसाब से, या डेवलपमेंट इंडेक्स जो वर्ल्ड बैंक प्रिंट करता है हर साल, तो इसमें से कौन सा इंडेक्स लेता है, क्वेश्चन ये। तो इन्फेंट मोटिलेटर से डेवलपमेंट का कोई मतलब नहीं होता है बच्चों, वर्ल्ड बैंक के इंडेक्स के हिसाब से। अगर यूएनडीपी होता तो उसमें तो लेते हम, मगर वर्ल्ड बैंक में ये नहीं लिया जाता, तो इन्फेंट मोटिलेट नहीं होता। इक्वलिटी से कोई मतलब नहीं वर्ल्ड बैंक को। ओके, बॉडी मास इंडेक्स, ये तो हेल्थ का एक पैमाना होता है बच्चों। पर कैपिटा इनकम लिया जाता है इसमें, पर कैपिटा इनकम। ओके, विकास के संबंध में विश्व बैंक निम्नलिखित में से किस सूचक को प्राथमिकता देता है। ओके, तो ये प्रति व्यक्ति आय को प्राथमिकता देता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी मीडियम, पढ़ लो आप एक बार। मान लीजिए कि एक परिवार के सदस्यों की मासिक आय क्रमश निम्नलिखित है। माता का इनकम 50,000 है, पिता 40,000 कमाता है, पुत्र 20,000 कमाता है, पुत्री 20,000 कमाती है। तो इस परिवार का औसत मासिक आय कितना होगा या होगी, ठीक है। इंग्लिश मीडियम आप भी देख लो बच्चों। सपोज द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली मेंबर
इज एज फॉलो रिस्पेक्टिवली। मदर 50,000 कमाती है, फादर 40,000, सन 20,000 एंड डॉटर 20,000। तो हमें क्या निकालना है? एवरेज इनकम निकालना है। तो एवरेज इनकम क्या होगा बच्चों? एवरेज इनकम, सभी इनकम को आप जोड़ दो। 50,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 प्लस 20,000, और 4 सदस्य तो 4 से इसको डिवाइड कर दो आप। तो कितना आ जाएगा ये? 90,000, 90,000 और 40,000, 1,30,000 आ जाएगा बच्चों। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो, तो आंसर लगवा आ जाएगा आपका 32,500। ओके, आंसर आ जाएगा 32,500, ये आ गया। तो ये एवरेज इनकम होगा बच्चों। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा सी। ओके, हिंदी मीडियम आप भी समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल डू चेक्स एंड बैलेंस प्ले द डेमोक्रेटिक कंट्री, चूज द मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन द फॉलोइंग। हम डेमोक्रेसी को कैसे चेक एंड बैलेंस करते हैं, इससे क्या तरीका होता है बच्चों? ठीक है, आप पढ़ लो, फिर मैं समझाता हूँ आपको। देखो, टू क्रिएट द सेपरेशन ऑफ पावर टू प्रिवेंट फ्रॉम द ऑथराइजेशन, हमारा काम होता है यही, पावर को किस तरीके से सेपरेट किया जाए जिससे न्यूट्रलाइजेशन किया जा सके, और कोई भी गवर्नमेंट इतना पावरफुल ना हो जाए जो डेमोक्रेसी को दबाना चालू कर दे। तो आंसर क्या होगा बच्चों? बी होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव द टू पार्टी सिस्टम, इसमें कौन से देश का टू पार्टी सिस्टम है? देखो बच्चों, चाइना जो हो गया तो ये सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, आप जानते हो, पढ़ा होगा आपने, सिंगल पार्टी सिस्टम होता है। इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम है। पाकिस्तान ये भी मल्टी पार्टी सिस्टम है, मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं, यहाँ पे 2 ही पार्टी मेन है, बाकी छोटी मोटी पार्टी है, मगर मेन दबदबा जो होता है 2 पार्टी का होता है। एक लेबर पार्टी है, लेबर पार्टी है, ठीक है, दूसरा एक कंजर्वेटिव पार्टी। ओके बच्चों, तो आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बेल्जियम इन द फॉर्म टू द फॉर्म ऑफ द सेपरेट गवर्नमेंट इन ब्रुसेल। आप जानते हो कि 1970 से लेके 90s तक ब्रुसेल में काफ़ी साल तक दंगा चलता रहा, ठीक है, और उस दंगा को रोकने के लिए यहाँ के लोगों ने या यहाँ के बुजुर्गों ने एक सॉल्यूशन ढूंढा, ठीक है, और उस सॉल्यूशन को क्या कहा जाता है? इंश्योरिंग द लिंग्विस्टिक अकोमोडेशन। ओके, कल्चर के हिसाब से, डाइवर्सिटी के हिसाब से किस तरीके से हम इनको एक फ्रीडम दे, ओके, जिसके कारण कन्फ्लिक्ट पैदा ना हो हमारे समाज में, जैसे हमारे भारत में सरकार ने नहीं किया, इसके कारण हमारे देश के अंदर दंगा होते रहता है। तो बेल्जियम सबसे अच्छा उदाहरण है लिंग्विस्टिक डेमोक्रेसी का, एक नए तरह का सेपरेशन ऑफ पावर का, जिसे कम्युनिटी बेस्ड गवर्नमेंट कहा जाता है। तो ये किसने किया? बेल्जियम किया, ठीक है। कभी कभार बच्चों इससे पूछ लेगा कि बेल्जियम की राजधानी क्या होता है, तो ब्रुसेल्स। ओके, याद रखना ब्रुसेल्स इसकी राजधानी होती है, ये मैप पे लोकेट करने के लिए आ सकता है। ओके, तो आंसर क्या होगा बच्चों? हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो। भाषाएं समायोजन सुनियोजित करना, ओके, ब्रुसेल में यही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11, हमें ये 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसके हिसाब से चूज करना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। इंडिया इज अ नो ऑफिशियल रिलीजन, ऑल द कम्युनिटीज हैव फ्रीडम टू प्रेफर एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन इन इंडिया। कोई भी जो भी धर्म मानना चाहता है या धर्म को छोड़ना चाहता है वो छोड़ सकता है, और कोई भी सरकार कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज को प्रमोट नहीं कर सकता, कोई भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता है। तो ये किस में होता है बच्चों? सेकुलर में। ओके, ये किसको दिखाता है? सेकुलर। और आपने पढ़ा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिम्बल में सेकुलर इसका पार्ट है। ओके, क्वेश्चन 12, मतलब धर्मनिरपेक्षता, हिंदी में बोलो बच्चों, आप भी देख लो आंसर क्या होगा? पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। ओके, देखो बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है थोड़ी सी टफ होता है, और आपके पास नॉलेज सही होना चाहिए तभी आप कर पाओगे। ओके, तो एक बार आप देख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो, यूनियन लिस्ट में क्या आएगा? यूनियन लिस्ट में वो लिस्ट होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगा। ओके, जो भी चीज़ होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? बी। ओके, फर्स्ट का आंसर क्या होगा? यूनियन लिस्ट का। ओके, दूसरा देखते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट किसमें आएगा? स्टेट ही लॉ बना सकता है इसके अंदर।
कॉन्ग्रुएंट लिस्ट में क्या होता है कि दोनों मिलके बनाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट अंडर जुडिक्शन ऑफ सेंट्रल स्टेट इसमें आएगा। एंड रेजिड्यू पावर किसमें होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव न्यू सब्जेक्ट, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है रेजिड्यू पावर। तो इसके हिसाब से हमें चूज करना है। पहले का आंसर क्या है हमारा, बी। तो फर्स्ट का बी कहाँ पे, ये रहा। दूसरे का ए, ठीक है। तीसरे का सी। तो आंसर क्या होगा बच्चों इसका, डी। इस तरीके से आप चूज करना है बच्चों, और इस तरीके से आपको पता होना चाहिए तभी आंसर कर सकते हो। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी देख लो। केंद्र सूची के विषय, केंद्र सूची विषय क्या होता है, कहते हैं केंद्र सरकार के पास ही होता है। राज्य सूची किसमें होता है, सिर्फ राज्य सरकार के पास ही होता है। समवर्ती सूची जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास ही अधिकार होता है। अब बाकी बचे हुए विषय किस पे होता है, ये केंद्र सरकार के पास होता है। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिफर्स टू बिलीव इन एडवोकेसी फॉर द सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल इक्वलिटी ऑफ वीमेन, ठीक है। इसमें से कौन सा चीज एडवोकेट करता है इक्वलिटी ऑफ वीमेन के लिए, ठीक है, पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी की। तो ये मूवमेंट है बच्चों फेमिनिस्ट मूवमेंट। ओके, ये 1960 से अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। आपने पढ़ा होगा रोजी के बारे में। मेन मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। वैसे मूवमेंट ये फ्रांस में भी हुआ था, मगर इसको मेन एक तरह से लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था अमेरिका का जो मूवमेंट हुआ था खतरनाक वाला। ओके, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट बोला जाता है इसे बच्चों, नारीवादी विचारधारा। ओके, हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। आइडेंटिफाई द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। देखो हमारे पास ये 3 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और ये हमें बताना है कि कौन सा सॉइल है। इट डेवलप्ड इन एरिया विच हाई टेम्परेचर, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है। ओके, इट इज रिजल्ट इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन एंड ह्यूमस कंटेंट इज लो। देखो बच्चों, आप जानते हो कि ये हमारी प्यारी धरती है। ओके, बीच से लाइन जो पास होता है इक्वेटर होता है, और इसके ऊपर जो होता है उसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ये होता है इक्वेटर और ये होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमारा इंडिया यहाँ कहीं पे लाई करता है बच्चों। ओके, तो यहाँ पे सूरज होता है बीच में। मैक्सिमम गर्मी क्या होगा हमारा, इस पार्ट में होगा, नीचे वाले पार्ट में होगा, ऊपर वाले में थोड़ी सर्दी होगा। तो यहाँ पे साउथ इंडियन वाला जो पार्ट होगा वहाँ पे मैक्सिमम गर्मी होगा बच्चों, ठीक है। तो हमें मालूम चल गया ये मिट्टी साउथ में ही कहीं पाया जाता होगा। ओके, पहले से मालूम चल गया। नेक्स्ट, इट इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। और इंटेंस लीचिंग होता है मतलब कि सॉइल इरोजन टाइप का होता है, हैवी बारिश करके। ह्यूमस कंटेंट इज लो होता है। तो ये किस में होता है बच्चों, लेटराइट सॉइल में होता है। ओके, और लेटराइट सॉइल कहाँ पाया जाता है, तो साउथ का पार्ट जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इन सब एरिया में पाया जाता है लेटराइट सॉइल। ओके बच्चों, तो हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो एक बार। यह उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह भारी वर्षा के अत्यधिक विलक्षण का परिणाम है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, तो ये लेटराइट मृदा में पाई जाती है बच्चों। ओके, ये भी पढ़ लो आप हिंदी मीडियम, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, राबी फसल को शीत ऋतु में बोया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इन्हें अक्टूबर से दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल जून में काटा जाता है, ये भी ठीक बात है। इसके मुख्य फसल मक्का, कपास और जूट होता है। ये यहाँ पे गलती दे दिया है बच्चों, ठीक है। मक्का और कपास और जूट जो होता है गर्मी होता है, ये खारी फसल है। ओके, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन के महत्वपूर्ण राज्य है, ये बिल्कुल सही है बच्चों। मगर आज के समय में अगर 2025 का सेंसस करोगे आप, तो मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण राज्य बन चुका है गेहूं उत्पादन के लिए। ओके, तो ये गलत है बनना बच्चों, और बाकी सारे आंसर ठीक है। तो अब इंग्लिश में क्या हम भी देखें, राबी क्रॉप आर सोन द विंटर सीजन, ये बिल्कुल ठीक है। सॉन फ्रॉम द अक्टूबर टू दिसंबर ने हार्वेस्ट फ्रॉम अप्रैल टू जून, ये भी बिल्कुल बात ठीक है बच्चों। इंपोर्टेंट क्रॉप मेज, कॉटन, जूट, ये गलत है। ये खारिफ क्रॉप है बच्चों, मैंने बताया था खारिफ क्रॉप है ये, ठीक है। तो ये गलत है। और ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा, चौथा। इसमें देखते हैं पहला, दूसरा और चौथा, ये बिल्कुल ठीक है बच्चों। ओके, आगे करें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। चूज द करेक्ट मैच द फॉलोइंग। इसमें से हमें बताना है कौन सा सही है इसमें। ओके, आप एक बार पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो बच्चों, फेरस करेक्ट चुनना है। फेरस इज अ नेचुरल गैस, ये गलत है। फॉसल फ्यूल्स में आता है ये, ठीक है। नॉन मेल्टिंग मिनरल्स, लाइमस्टोन, ये भी गलत है। हमें सही चूज करना है, क्योंकि लाइमस्टोन जो होता है मतलब कि ये सही बात है, ठीक है। हमें करेक्टली मैच चूज करना है हमें।
एनर्जी मिनरल कोबाल्ट एनर्जी मिनरल्स नहीं होता, तो ये भी गलत है। देखो बच्चों, नॉन फेरस, फेरस क्या होता है? जिसके अंदर आयरन कंटेंट पाया जाता है उसे फेरस बोला जाता है, तो निकल फेरस में नहीं आता बच्चों, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से, और ये क्वेश्चन घुमा के कुछ किसी और रूप में भी पूछ सकता था। ये मत सोचना कि ये क्वेश्चन रिपीट करेगा, रिपीट नहीं करेगा, इसी क्वेश्चन को घुमा दिया जा सकता है। ओके, तो सरदार पटेल को लोकेट करना है, कौन सा सही है? सरदार पटेल आप जानते हो कि बारदौली सत्याग्रह किया गया था गुजरात में। ओके, तो इसका मतलब ये मैच सही नहीं है, मालूम चल गया। मैं भगत सिंह ने एक पार्टी बनाया था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी। ओके, तो ये भी गलत है, स्वराज पार्टी नहीं बनाया था। CR दास स्वराज पार्टी बनाया था कांग्रेस के अंदर ही, कांग्रेस पार्टी से अलग नहीं हुआ था, उसके अंदर ही पार्टी बना लिया था CR दास ने, ठीक है। तो ये भी गलत दिया हुआ है मैच। जवाहरलाल नेहरू अवध किसान सभा किया था, याद है, जिसमें बाबा एक थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, डी। हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप भी देख लो। सरदार पटेल ने कौन सा आंदोलन किया था? बारदौली सत्याग्रह किया था। ओके, भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी बनाया था, CR दास ने स्वराज पार्टी बनाया था, और जवाहरलाल नेहरू ने अवध किसान सभा आंदोलन किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चे, यहाँ पे मैंने कुछ डेट लिख रखा है और इसको आपको अरेंज करना है क्रॉनिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले नेपोलियन हार गया था, ठीक है, फर्स्ट केस में। नेपोलियन के हारने के बाद ये ट्रीटी हुआ था, ये दूसरा। तो पहला दूसरा से हमें आंसर मालूम चल जाएगा कि क्रॉनिकल ऑर्डर में। ओके बच्चों, तो पहला दूसरा जहाँ पे सही है तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, और कुछ देखने की जरूरत नहीं बच्चों। नहीं, गलत किया बच्चों, फर्स्ट में आएगा सेकेंड, फिर आएगा फर्स्ट, तो सेकेंड एंड फर्स्ट ये होगा सी। ओके, हमारा आंसर होगा सी बच्चों। ओके, याद रखना कि पहले नेपोलियन हारा था 1815 की लड़ाई में, और फिर ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल हुआ था 1832 में, फिर हुआ था यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फिर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ था। ओके, तो ये सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, असर्शन रीजन में आपको करेक्ट नॉलेज होगा तभी बच्चों के आंसर सही कर पाओगे। मोस्ट ऑफ सीरियस सोर्स ऑफ नेशनल टेंशन यूरोप आफ्टर 1861। बाल्कन एरिया आप जाना होगा, जानते होगे, 15-20 देशों का ये पार्ट था, और पहले ये ऑटोमन साम्राज्य के अंदर आता था। तो यहाँ पे नेशनलिज्म वहाँ के लोकल लोगों ने और पोएट ने, वहाँ की कल्चर ने वहाँ पे नेशनलिज्म लेके आया। तो जब वहाँ पे नेशनलिज्म आया तो यूरोपियन लोग सोचते थे कि ज़्यादा ज़्यादा ये बाल्कन क्षेत्र को अपने कब्जे में कर ले किसी भी तरह से। तो बहुत ज़्यादा मारकाट हुआ था 1871 में बाल्कन एरिया। तो आप इसको जरूर पढ़ना बच्चों, बाल्कन एरिया क्या था। इससे क्वेश्चन 5 नंबर का बनेगा एग्जाम में। ओके, और ये किसके अंदर था ज़्यादातर? ये ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। तो ये दोनों बात सही है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये दोनों चीज़ें सही है। हिंदी मीडियम, मैंने हिंदी में ही बता दिया तो आप समझ लेना, ये दोनों ही सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री गॉसेप गैरिबाल्दी बिलोंग टू। गॉसेप गैरिबाल्दी कहाँ से बिलोंग करता था बच्चों? ठीक है, तो ये तो इटली से बिलोंग करता था, आपने पढ़ा होगा। आंसर क्या है? इटली। हिंदी मीडियम आप भी देख लो। जोसेपे गैरिबाल्दी का संबंध किससे था? इटली से था। ओके, इसका आंसर हो जाएगा इटली। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन बी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है सजेस्टेड एनी टू मेजर फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। हिंदी मीडियम लोग आप भी देख लो बच्चों। कह रहा है वन संरक्षण के लिए कोई 2 उपाय सुझाइए कि पेड़ों को हम कैसे संरक्षित कर सकते हैं और उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। ओके, तो देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21 हिंदी में जो आप समझ लेना, मैं आपको हिंदी में भी समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 21 एक तरीका तो है रिफॉरेस्टेशन। इसमें क्या होता है बच्चों? हम रीप्लांटिंग करते हैं फॉरेस्ट एरिया को, जहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो गया, एरिया को इंक्रीज करने के लिए। ओके, रीप्लांटिंग ट्रीज इन एरियाज that have been deforested। ओके, दूसरा तरीका है बच्चों अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि फॉरेस्ट कवर एरिया को इंक्रीज करना है, इंक्रीज फॉरेस्ट कवर एरिया। और भी तरीका हो सकता है बच्चों,
जैसे रेगुलेटिंग ट्री कटिंग, ओके, रेगुलेटिंग लेटिंग ट्री कटिंग, डिस्करेजिंग ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग को हमें रोकना चाहिए, डिस्करेजिंग ओवर ग्रेजिंग, ओके। तो ये सब तरीका है फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 22, ये वो पढ़ते हैं फिर आगे करते हैं। कह रहा है सिल्क रूट वॉज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड एंड कल्चरल लिंक बिटवीन द डिस्टेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट विथ एनी टू एग्जाम्पल। हिंदी मीडियम आप भी पढ़ लो, फिर समझाता हूँ मैं। आधुनिक काल से पहले युग में दुनिया के दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का जीवंत उदाहरण सिल्क मार्ग था। इस कथन का व्याख्या कीजिए और किन्हीं दो उदाहरण सहित आंसर देना है हमें, ओके। आप जानते हो कि सिल्क रूट एक पुराना ट्रेड रूट है, जहाँ से मिडल ईस्ट, यूरोप, सेंट्रल एशिया और अफ्रीका की कंट्री में ट्रेड करते थे, ओके। और वहाँ से ट्रेडर भारत भी आता था। इसमें जनरली मसालों का खेती मतलब कि ट्रेड होता था, कपड़ों का, सिल्क के कपड़ों का और प्रीशियस मेटल का होता था, ओके बच्चों। तो ये इसका आंसर है। और ये रूट एशियन टाइम्स चल रहा है, ये 4000-3000 साल पुराना रूट था। चाइना अभी भी इस रूट को रिवाइव करना चाहता है, ओके। तो आंसर देखते हैं इसका। सिल्क रोड वॉज अ network of trade routes that connected Asia, Europe, Africa and Middle East, ओके। सिल्क रूट से हम ये सब रूट को कनेक्ट करते थे एशिया से, ओके। और एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो इसे ट्रेड के बारे में बात करें एग्जाम्पल, तो इससे ट्रेड जो होता था गुड्स का ट्रेड होता था, एंड दूसरा प्रीशियस मेटल का, ओके, प्रीशियस मेटल। और दूसरा हमसे कह रहा है एग्जाम्पल कल्चर का, कल्चर एक्सचेंज का। तो कल्चरल एक्सचेंज जो होता था वो होता था रिलीजन। आज जानते हो कि आपने पढ़ा होगा बुद्धिज्म का जो एक्सप्लोजन हुआ है वो मौर्यन काल के समय हुआ है, स्पेशली अशोका के समय, जिसने दुनिया भर में बुद्धिज्म का प्रचार किया था, ओके। इस्लाम दुनिया भर में फैला, ये भी उसका एग्जाम्पल है। जो ट्रेडर्स आए थे तो वहाँ अपने साथ धर्म भी लेके आए, नॉलेज भी लेके आए, ओके बच्चों। आर्ट एंड कल्चर, इंडो इस्लामिक कल्चर के बारे में पढ़ा होगा, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा होगा आपने, ओके। नॉलेज, अपने साथ ये लोग नॉलेज भी लेके आए थे, आपने सुना होगा इब्न बतूता के बारे में। एंड टेक्नोलॉजी, ओके बच्चों। तो ये था सिल्क रूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूँ आपको। कह रहा है कि वाई इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, ओके। तो आपको मैं आंसर देता हूँ इसके पीछे क्या कारण होता है, हिंदी में आप भी पढ़ लो। सत्ता की साझेदारी, क्षैतिज वितरण क्यों महत्वपूर्ण है, स्पष्ट कीजिए। पहले आपको हॉरिजॉन्टल पावर बताता हूँ कि पावर शेयरिंग होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 23। हॉरिजॉन्टल पावर में होता है क्या है, 3 पार्ट होता है बच्चों, ओके। पहला होता है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ओके बच्चों। जो गवर्नमेंट बनाता है उसे हम लेजिस्लेटिव कहते हैं। अब इसमें होता है क्या है कि हम क्यों सत्ता की साझेदारी करते हैं। इट प्रिवेंट्स
एनी वन organ of government from having unlimited पावर। इनमें तीनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, और पावरफुल हो जाए तो एरिस्टोक्रेसी आ जाएगा, तो उसको रोकने के लिए पावर का शेयरिंग करना जरूरी होता है। ओके, एक्सप्लेनेशन बताता हूँ आपके इसके पीछे क्या है, इससे फ़ायदा क्या होता है। फर्स्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। दूसरा, ऐसे आप पॉइंट वाइज लिखोगे बच्चों तो आपको मैक्सिमम नंबर मिलेगा, हो सकता है अपनी क्लास में टॉप भी कर सकते हो। रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट आप जानते हो कि बेल्जियम के बारे में पढ़ा होगा, वहाँ पे सत्ता का साझेदारी करने के कारण आज तक कोई दंगा नहीं हुआ है, ठीक है। मगर एशिया वाले देशों में अगर बात करोगे तो यहाँ पे रोजाना कोई ना कोई दंगे होते रहते हैं, क्योंकि जो कम्युनिटीज बेस्ड गवर्नमेंट है उसमें पावर शेयरिंग गवर्नमेंट करता नहीं है। थर्ड, बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट कम्युनिटी। ओके बच्चों, ये फायदा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ये पढ़ लो फिर समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ओके, ऑर्गेनाइज मतलब कि हिंदी में भी देख लेते हैं हम, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संगठित क्षेत्र जानते हो जहाँ पे लोग काम करते हैं तो उनको प्रॉपर सैलरी मिलता है, प्रॉपर टाइम ऑफ हॉलीडेज होता है, जॉब का टाइम फिक्स होता है, ओवर टाइम होता है तो उसके पैसे अलग से मिलते हैं, इनके पास पॉलिसीज होता है, इनके पास लाइफ इंश्योरेंस होता है, इनके पास प्रोविडेंट फंड होता है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के होते हैं बच्चों। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है उनके लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी होता है, काम के घंटे बहुत अधिक होते हैं, सैलरी बहुत कम होते हैं, इनके पास कोई जॉब बेनिफिट नहीं होता है, अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो कोई उनको फ़ायदा नहीं मिलता। तो ये सब लेबर क्लास ये जितने भी होते हैं वो सारे सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम, आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। ऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। पहला तो हो गया रेगुलर जॉब, रेगुलर जॉब, फिक्स टाइमिंग, ओवर टाइम, हैव गेन, एक्स्ट्रा इनकम। पीएफ बेनिफिट, पीएफ मतलब क्या, प्रोविडेंट फंड। ओके, हेल्थ इंश्योरेंस, एंड पेड लीव। ओके बच्चों, इनकी अगर छुट्टी भी होती है तो उनका सैलरी मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट जॉब। ओके, ये सब इसका उदाहरण हो गया बच्चों। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में इरेगुलर जॉब होता है, टाइम फिक्स नहीं होता है, ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलता बच्चों, एक्स्ट्रा मनी। ओके, पीएफ, दे हैव नो पीएफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। एग्जाम्पल हो गया लेबर, डेली वेजेस लेबर। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 24 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, एक बार पढ़ लो, सेक्शन सी पे आ गए, फिर आपको समझाता हूँ। डिस्क्राइब एनी 3 causes that lead to non cooperation मूवमेंट।
क्वेश्चन ये है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के होने का क्या कारण था। हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो कि किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए जो असहयोग आंदोलन के लिए उत्तरदायी था। ओके, आप जानते हो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था और ये 1920 में स्टार्ट हुआ था। तो इसके पीछे मेन मुख्य कारण जो था, पहला हो गया, क्योंकि आप जानते हो कि ब्रिटिश जब भारत आया तो भारतीय लोगों को एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया, डिवीज़न रूल करना चालू कर दिया, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करना चालू कर दिया और क्रिश्चियनिटी को फैलाना चालू कर दिया, मिशनरी को इंडिया में लीगली प्रोटेक्शन देके। ओके, तो मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट was started in 1920। ओके, 1920 में स्टार्ट हुआ था और मुख्य कारण था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होने का। हमसे 3 ही पूछा है तो मैं आपको 3-4 बता देता हूँ। पहला हो गया एक्सप्लॉइटेशन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक्सप्लॉइटेशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, फर्स्ट रीजन है बच्चों। सेकंड रीजन हो गया रॉलेट एक्ट। आप जानते हो कि रॉलेट एक्ट जो पास किया गया था, इसे इंडियन लोग हथियार नहीं रख सकते थे, बाकी ब्रिटिश लोग हथियार रख सकते थे। सॉरी, रॉलेट एक्ट नहीं, रॉलेट एक्ट के कारण कोई भी इंडियन को सरकार जब मर्जी चाहे अरेस्ट कर सकता था और डिटेन कर देता था 2 साल के लिए। ओके, और वो कोई लॉयर नहीं रख सकता था। और भी कई सारे रीजन था, जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट हो गया, ये भी एक रीजन है। जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। ओके, जलियांवाला बाग मैसेकर। ओके, खिलाफत मूवमेंट, बहुत सारे कारण है बच्चों। तो हमसे कोई 3 ही कह रहा तो काफ़ी है इतना। ओके, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार पढ़ लो, फिर समझाता हूँ आपको। The industrial have undergone significant changes due to advancement of technology and shift consumer preferences. Justify your answer. देखो, इंडस्ट्री के आने के कारण कई सारे बदलाव आया, स्पेशली कंज्यूमर की प्रेफरेंस। जैसे एग्जांपल से आप बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी जो स्टार्ट हुआ 17वीं सेंचुरी में स्टीम इंजन से स्टार्ट हुआ, फिर डीजल इंजन आया। ओके, फिर मेनली स्टार्ट जो हुआ ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट हुआ, फिर कम्युनिकेशन आया। आज के समय में भी आप देख लो कि हर कोई 5G मोबाइल लेना चाहता है, क्योंकि उसमें स्पीड ऑफ इंटरनेट बहुत फास्ट होता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना चाहता है, इससे हमारा फ्यूल का बजट होगा। ओके, तो कस्टमर का जो प्रेफरेंसेस होता है बच्चों, समय के हिसाब से बदलता रहता है टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण। तो हमें इसी के हिसाब से आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 26। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, इंडस्ट्रीज आर experiencing profound transformation propelled by technological advancement and evolving consumer preferences। ओके, कैसे भाई, कई सारी चीजें बच्चों। ऑटोमेशन, दूसरा हो गया डिजिटलाइजेशन, थर्ड हो गया सस्टेनेबिलिटी। ओके, एंड सो ऑन, कई सारे रीजन है। क्वेश्चन नंबर 27 आप पढ़ लो, तो एक बार फिर मैं आपको समझाता हूँ। ओके, हाउ डू पॉलिटिकल पार्टी फंक्शन विद इन डेमोक्रेटिक सिस्टम, एक्सप्लेन। एक पॉलिटिकल पार्टी कैसे फंक्शन करता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में, हमें उसकी बात कर रहा है। ओके,
हिंदी मीडियम आप लोग भी देख लो, मैं भूल गया था। 27, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत राजनीतिक दल किस प्रकार कार्य करती है, स्पष्ट कीजिए। ओके, तो मैं समझाता हूँ आपको। देखो, कोई भी आपको एक सैम्पल पेपर मैंने सॉल्व किया था, तो उसमें बताया था कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज बनने के लिए क्या टर्म एंड कंडीशन होता है। पहला, कोई लीडरशिप होना चाहिए। दूसरा, उसके फॉलोवर्स होना चाहिए। फॉलोवर्स दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव फॉलोवर्स होते हैं और एक फॉलोवर्स होते हैं। एक्टिव फॉलोवर्स उसे कहा जाता है जो पार्टी को पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंटेशन से नामांकन करता है कि हाँ, हम इस पार्टी के सदस्य हैं, तो उसे हम एक्टिव मेंबर कहते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टी के डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज होती हैं और उस आइडियोलॉजीज के हिसाब से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ओके, यानी स्कीम बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज बनाते हैं, लोगों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। ये काम होता है पॉलिटिकल पार्टी का। ओके, तो इतना मैंने बता दिया। अब मैं लिख के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27 फर्स्ट हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। सबसे पहला काम होता है एक पॉलिटिकल पार्टी का। दूसरा होता है पार्टीज फॉरवर्ड डिफरेंट policies and programs to attract people towards the political party ideology, political parties ideology। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब थ्री पार्टीज plays a decisive role to make laws। okay, next question, laws। फोर्थ काम हो गया पार्टी का, पार्टीज रन गवर्नमेंट। एंड फिफ्थ पार्ट जो आ जाता है तो अपोजिशन का रोल होता है, अपोजिशन रोल। ओके बच्चों, ऐसे अगर पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको नंबर बेहतर मिलेगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन इजी आपको मैं थियोरिटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट बेटर देन द इनफॉर्मल सेक्टर, गिव आर्गुमेंट सपोर्ट योर आंसर। ओके, अभी पढ़ लो। ऋण का औपचारिक क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्र से बेहतर है, अपने उत्तर की पुष्टि से तर्क दीजिए। देखो बच्चों, इंक खत्म हो रहा है तो मैं आपको थियोरिटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर्मल सेक्टर में हम लोन जो लेते हैं वो बैंक के द्वारा लेते हैं। ओके, अब बैंक जो होता है अंडर द गाइडेंस ऑफ आरबीआई काम करता है, तो हमसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। ओके, और लोन को पेमेंट करने के जो टर्म एंड कंडीशन होते हैं बहुत ईजी होते हैं। तो जैसे हम इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो वो हमारे प्रॉपर्टी पे कब्जा कर सकता है, हमें धमकाने आता है। तो ऐसा बैंक के द्वारा नहीं होता है बच्चों। ओके, कभी कभी रेयरली गरीब लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, मैं मानता हूँ, मगर जनरली फॉर्मल सेक्टर में ऐसा नहीं होता है। और जो ईएमआई जो जाता है वो बहुत कम होता है, तो हम इजीली पे कर सकते हैं अगर सब कुछ ठीक है तो। ओके, और थोड़ी बहुत हमें डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है एंड कोलेटरल की जरूरत होती है फॉर्मल सेक्टर में। ओके, इनफॉर्मल सेक्टर आप जानते हो कि हम रिश्तेदारों से या फिर कोई ब्याज देने वाला जो लेंडर होता है उससे हम लोन लेते हैं, और वो जो हमसे इंटरेस्ट लेता है, बहुत बड़ा इंटरेस्ट लेता है, जो कभी कभी चुकाना मुश्किल हो जाता है, और फिर वो हमारे खेतों में या जमीनों पे कब्जा कर लेता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आप पढ़ लो एक बार। ओके, कह रहा है कि हाउ इज इशू सस्टेनेबिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट, एक्सप्लेन। आजकल जानते हो दुनिया में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, और जो अमीर लोग हैं वो नेचर का एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन तरीके से यूज़ कर रहा है। तो मेन सबसे ज़्यादा चुनौती जो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट तरीके से हमें विकास करना। ओके, धार्मिकता के विशेष विकास के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। हिंदी मीडियम आप भी देख लो, अब आपको समझाता हूँ। पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है। क्वेश्चन नंबर 29,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक तरह से मान लो कि हम कोई भी रिसोर्स को यूज़ करते हैं बच्चों, तो इस तरीके से यूज़ करते हैं जो आने वाले भविष्य में वो भी इस्तेमाल कर सके, और हम रैशनल तरीके से चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, उसी को कहते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इट ensure that the needs of the present are met without compromising the ability of the future। ओके बच्चों, अब ऐसा हम क्यों करते हैं, एक्सप्लेन करता हूँ आपको। क्योंकि हम जानते हैं कि आने वाले भविष्य में फ्यूल की कमी होगी, स्पेशली फॉसल फ्यूल्स। अभी हमारे पास जितना फॉसल फ्यूल्स है, हो सकता है कि 2060 के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो हमारे पास चुनौती होगा विदाउट एनर्जी हम कैसे डेवलपमेंट करें। तो इसका एक ही मेथड है कि रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, हम इस कन्वेंशन में शिफ्ट होना का बच्चों। एंड हाइड्रोजन एनर्जी, ये सब तरीका है एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट रीजन हो गया प्रिजर्व नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट हो गया अवॉइडिंग डिप्लेशन। थर्ड हो गया अवॉइडिंग स्टैग्नेशन। ओके, अगर हमें विकास करने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, हमें एक जगह स्थिर नहीं रहना पड़ेगा बच्चों। तो ये जरूरी है सस्टेनेबिलिटी के लिए। और हमें नए नए रिसोर्स, नए नए आइडियाज़ जो नेचर को डिफेक्ट न करे, नेचर को एक तरह से पॉल्यूटेड न करे, इसको ढूंढते रहना चाहिए लगातार बच्चों। रिसर्च पे सरकार को ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, साइंटिफिक टेम्परमेंट्स को बढ़ावा देना चाहिए, धार्मिक अंधकार को रोकना चाहिए। यही तरीका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। क्वेश्चन नंबर 30 एक बार पढ़ लो, फिर आपको समझाता हूँ। How did the ideology liberalism affect the Europe early 19th century? Explain। दूसरा कह रहा है explain the process formation in United Kingdom the Great Britain में। ओके बच्चों, तो ये ज़्यादा इजी है। हिंदी मीडियम वालों आप भी देख लो एक बार। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के गठन की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। आप जानते हो कि आप लोग 3 देशों के बारे में पढ़ते हो, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड यूनिफिकेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन। ओके, तो सबका यूनिफिकेशन का मेथड अलग था। जर्मनी और जो इटली था उसमें कुछ ज़्यादा मार्केट हुआ था, और यूनाइटेड किंगडम ही एक ऐसा देश था जिसमें धार्मिक तरीके से बेवकूफ़ बनाया गया था लोगों को और यूनाइट किया गया था। ओके, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड एंड आयरलैंड, इन तीनों को आपस में मिलाया गया था। क्योंकि आप जानते हो कि इंग्लैंड जो था वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन का था, एंड स्कॉटलैंड जो था ज़्यादातर लोग प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन थे। ओके, तो इनको बेवकूफ़ बनाया गया था धर्म के नाम पे, और इस तरीके से यूनाइट किया था किंगडम को, यूनाइटेड किंगडम को, जो आज जिसको हम यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। ओके, तो 30 का आंसर देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30। The United Kingdom of Great Britain was formed in 1707 when the Act of Union were passed by the English
and Scotland Parliament. Scotland Parliament. ओके, स्टेप क्या था इसका? तो कई सारे स्टेप्स थे। अगर स्टेप्स की बात करें, फर्स्ट स्टेप था ट्रीटी ऑफ यूनियन। ओके, सेकेंड स्टेप था एक्ट्स ऑफ यूनियन। थर्ड स्टेप था किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन when Scotland, Ireland and England merge to form Great Britain. ओके, क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं बच्चों। एक बार पढ़ लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन है, हाउ इज पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसीडर एज द इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। ओके, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, दिया था पेपर में पिछले साल। क्वेश्चन ये है कि जो बिजली कंजम्पशन होता है कंज्यूमर का, डिफरेंट कंज्यूमर का, उसके हिसाब से हम कैसे डेवलपमेंट इंडेक्स नाप सकते हैं किसी। तो जाहिर सी बात है, कोई मिडिल क्लास होगा या फिर लोअर मिडिल क्लास होगा या अपर मिडिल क्लास होगा या रिच होगा, ये 4 कैटेगरीज में लोग होंगे। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, ठीक है। मान लो कि पीपल, हमारे समाज में लोग रहते हैं, लोअर मिडिल इनकम, लोअर मिडिल इनकम, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, रिच एंड सुपर रिच। ओके बच्चों, तो ऐसे हमारे सोसाइटी में लोग बटे हुए होते हैं। मान लो कि लोअर मिडिल क्लास एक महीने का 50 यूनिट बिजली कंज्यूम करता है, ओके, और मिडिल क्लास जो है अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं 200 यूनिट कंज्यूम करता है बिजली एक महीने का। अपर मिडिल क्लास का मान लेते हैं 400 यूनिट कंज्यूम करता है, एंड रिच जो है वो एक महीने का अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि 2000 यूनिट कंज्यूम करता है, एंड सुपर रिच जो है 5000 कंज्यूम करता है। अब इन सब से हमें क्या मालूम चलता है बच्चों? देखो, अगर लोअर मिडिल इनकम है तो इसके घर में ज़्यादा ज़्यादा क्या हो सकता है? एक लाइट हो सकता है और फैन हो सकता है। ओके, तो हमें मालूम चल रहा है ना इसका डेवलपमेंट, ये इकोनॉमिकली कितना स्टेबल होगा, कितना गरीब होगा, या इसका जॉब क्या होगा, हमें मालूम चल जाएगा इससे। मिडिल क्लास होगा तो क्या होगा? एक टीवी होगा, ओके, फ्रिज भी हो सकता है, फैन होगा और लाइट होगा, और मोबाइल चार्ज करने के लिए मोबाइल चार्जर होगा, ओके, मोबाइल होगा। अपर मिडिल क्लास इनकम होगा तो इसके पास इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगा, टीवी, फ्रिज, कई सारे मोबाइल्स होंगे, फैन होगा, एसी होगा, ओके। रिच होगा तो रिच के पास बहुत सारे अलग अलग कई सारे घर होंगे, इसके पास कई सारे नौकर के सर्वेंट हाउस होगा, डिफरेंट होगा बच्चों, तो उसका कंजम्पशन डिफरेंट होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अमीर है बिजली ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो इस हिसाब से भी हम डेवलपमेंट बता सकते हैं लोगों का, ओके। तो जो गरीब होगा, जाहिर सी बात है कि पैसा बचाने के लिए कंजम्पशन कम करेगा, और जो अमीर होगा वो इतना ज़्यादा कमाता है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि कंजम्पशन कितना है हमारा, ओके। तो इस तरीके से हम इजीली समझ सकते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32, एक बार पढ़ लो फिर समझाता हूँ। एनालाइज द पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी, हिंदी में आप लोग भी देख लो। लोकतंत्र के सकारात्मक परिणामों का विश्लेषण कीजिए, ओके। देखो बच्चों,
अगर लोकतंत्र ठीक से काम कर रहा है, अपोजिशन अपना रूल्स ठीक से कर रहा है और रूलिंग गवर्नमेंट जो है अपना काम सही से कर रहा है, तो उसके जो आउटकम्स जो होते हैं अच्छे होते हैं। ओके। किसी भी गवर्नमेंट को अगर वो जो भी वादा करके आती है तो अपना वादा पूरा करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए देश के अंदर बेरोजगारी और करप्शन और धार्मिक के नाम पे जो लोगों को बर्बाद किया जा रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। ओके। तो ये पॉजिटिव आउटकम्स होता है किसी भी डेमोक्रेसी का। तो पॉजिटिव आउटकम्स बताता हूँ डेमोक्रेसी का। क्वेश्चन नंबर 32, पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके। फर्स्ट हो गया बच्चों अकाउंटेबिलिटी। पहली बात है कि सरकार की अकाउंटेबिलिटी होगी। अगर कुछ भी गलत होता है तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसको ठीक करना चाहिए, नहीं तो अपने सरकारी पद से इस्तीफा देना चाहिए गवर्नमेंट को। अकाउंटेबिलिटी बिलिटी। ओके। इक्वेलिटी among the people of different religious group। legitimacy, government make the good laws for the effective and efficiency of people, and even the government also follow these law। freedom, it is also respect freedom of speech of people and criticism of government। इफ बच्चों अगर गवर्नमेंट अच्छा होगा तो क्रिटिसाइज को पॉजिटिव रूप मिलेगा। ठीक है। और देखिएगा कि अगर लोग हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण क्या है, इसको कैसे हम सुधारें। तो ये भी गुड आउटकम्स या पॉजिटिव आउटकम्स ऑफ द डेमोक्रेसी होता है। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर कहीं पे दंगा हुआ है तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि इसका कारण क्या था। क्या हम लोग के कारण हुआ है या हम लोगों ने कुछ नेता को ऐसा बना रखा है जिसके कारण हमारे देश में पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, तो किसको उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जाए। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों। ओके। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। रिस्पेक्ट सोशल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट हो गया गुड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। positive debate in our parliamentary system एंड सो ऑन। बहुत सारे हो सकते हैं बच्चों। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, improved in technology has stimulated the globalization process, explain the statement with example। ओके बच्चों, तो मैं आपको ऐसे ओरली बताता हूँ कि इंक खत्म होने वाला है इसका। देखो, टेक्नोलॉजी में चेंज होने के कारण इंसानी का एक तरह से रेवोल्यूशन हो गया है। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें में इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज आप देख सकते हो कि लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना कितना इजी हो गया है। ठीक है। और जो एयरवेज है, पहले एक समय में कितना एक्सीडेंट होता था, वो एक्सीडेंट कितना कम हो गया। ओके। मोबाइल का वीडियो की क्वालिटी कह दे या फिर इंटरनेट की स्पीड जो है वो पहले से कितना बेहतर हुआ है। बैंकिंग सिस्टम बेहतर हुआ है, पहले से डिजिटल बैंकिंग हुआ है। ओके। और लोग पहले से थोड़ी सी अपने राइट्स के लिए अवेयर हुए हैं, लोग पढ़ रहे हैं। तो ये सब किसके कारण हुआ? टेक्नोलॉजी के कारण हुआ है बच्चों। एग्जाम्पल जैसे प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस के आने के कारण सोसाइटी में एक तरह से लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई हुआ है, वीमेन एम्पावरमेंट हुआ है, फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ है। ठीक है। ब्लैक राइट हुआ है और जो धार्मिक तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन है वो थोड़ी सी कम हुआ है।
ओके, खत्म तो नहीं हुआ है मगर थोड़ा बहुत कम हुआ है बच्चों, तो ये इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34, एक बार पढ़ लो, आप समझाता हूँ। ये लोकल गवर्नमेंट के ऊपर है बच्चों, तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है, आप ध्यान से पढ़ लो। हिंदी मीडियम आपको भी दिखाता हूँ मैं, आप लोग भी इसको पढ़ लेना और वीडियो को पॉज कर लेना जो आपको बेहतर समझ में आए। ओके, आप पढ़ लो अच्छी तरीके से, वीडियो को पॉज कर लेना बच्चों और कोशिश करना वीडियो को फुल देखने का, जरूर आपको हेल्प मिलेगा इसका। ओके, और अच्छा लगेगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, स्पेशली सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, इसमें आपका कोई डेटा खर्च नहीं होता, सॉरी पैसा खर्च नहीं होता, सिर्फ आपको सब्सक्राइब करना है। अगर मेहनत करते तो उस मेहनत का एफर्ट को आप अप्रिशिएट कीजिए बच्चों, इसको सब्सक्राइब करके। ओके, अब हम आंसर लिखते हैं बच्चों। कह रहा है एनालाइज द सिग्निफिकेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन द पंचायती सिस्टम। पंचायती सिस्टम आप जानते हैं कि लोकल गवर्नमेंट को कहा जाता है, और यहाँ के जो मेंबर होते हैं एक तरह से आप कह सकते हो कि ये सबसे बेस लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होता है, और ये इनको पता है कि यहाँ पर लोकल प्रॉब्लम क्या है, लोकल इशू क्या है, तो इनके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो बेहतर डेवलपमेंट करते हैं, तो ये मेन इसका सिग्निफिकेंस होता है। इन व्हाट वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वीमेन डेमोक्रेसी इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। आप जानते हो कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो लाया गया था 1972 और 1973 में लाया गया था, इसमें वीमेन का 33% रिजर्वेशन है, तो वीमेन का रिप्रेजेंटेशन लोकल गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस में बढ़ा है पंचायती राज सिस्टम लाने के बाद। ओके, तो डेफिनेटली 33% रिजर्वेशन है वीमेन के, एंड शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स और जो मार्जिनाइज लोग हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। what was the impact of granting constitutional status to the local government on the democratic landscape in the country? Analyze the any two impact. ओके बच्चों, फर्स्ट इम्पैक्ट तो ये हुआ है कि जो गांव में सोशल या फिर एक तरह से कह दें हम कि सेक्स न्यूट्रलिटी बढ़ा है, विमेन का रिप्रेजेंटेशन लोकल गवर्नमेंट से बढ़ा है, विमेन का राइट्स बढ़ा है, विमेन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है, विमेन घर भी चला रही है, एंड पॉलिटिक्स में भी वो पुरुषों से ज़्यादा बेहतर कर पा रही है, ये एडवांटेज है बच्चों इसका। ओके, नेक्स्ट पैसेज देखते हैं, ये प्रिंटिंग रेवोल्यूशन से, एक बार देख लो आप, फिर आपको समझाता हूँ मैं। आप वीडियो को पॉज कर लेना बच्चों, ठीक है, और फिर आप पढ़ लेना ध्यान से क्या लिखा हुआ है, और फिर उसके हिसाब से आपको आंसर करना है। हिंदी में वाले बच्चों आप भी देख लो एक बार। ओके, आप वीडियो को पॉज कर लेना और पॉज करके सही से पढ़ लेना बच्चों। ओके, पैसेज वाला आंसर आप इजी दे सकते हो, ठीक है, पहले कोशिश करना क्वेश्चन को पढ़ना, क्वेश्चन पढ़ के क्या होगा कि जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कौन सा वर्ड कहाँ पे आ रहा है, तो इससे आप अंडरलाइन कर सकते हो। आप पेंसिल का जरूर यूज़ करना है बच्चों एग्जाम में, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम में अगर पेन से लिखा जाएगा तो हो सकता है आपको नकल माना जाएगा, इसलिए पेंसिल का यूज़ करना। ओके, देखते हैं। हाउ डज पैसेज रिफ्लेक्ट द इमर्स नेचर ऑफ रीडिंग ऑफ द मर्सियर या मर्सी। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया हुआ है, एनीवन हु हैड सीन रीडिंग वुड हैव द कंपेयर टू मैन डाइंग द थ्रस्ट हु इज गल्फिंग डाउन दिस फ्रेश प्योर वाटर एंड लाइटिंग अ लैम्प विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी कॉशन। ओके, तो ये दिया हुआ बच्चों, तो आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाई डिड मर्सी डिस्क्राइब हिमसेल्फ द वर्चुअल राइटर। देखो बच्चों, ये एक तरह से जो सोशल रेवोल्यूशन आ रहा था एजुकेशन में और धर्म में जो चेंजिंग आ रहा था और विमेन के जो स्टेटस है उसमें चेंजिंग आ रहा था, तो मर्सी एक तरह से उस, अगर आप देख सकते हो उसका बुक यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, आई थ्रू माई सेल्फ हंग्रली इन टू रीडिंग एन essay allegues the effortless animated carried out me on the page of the next without my noticing। ओके, ऐसा एक तरह से फीलिंग हो रहा था जैसे समाज को ये खुद से देख पा रहा है। ओके, तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक दे सकते हो, इजी है। नेक्स्ट, हाउ डिड रीडिंग इन्फ्लुएंस द मर्साई इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी एंड हिज एंगेजमेंट ऑन न्यू कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन द 2 पॉइंट। मर्साई की जो एक तरह से इंटेलिजेंस है, ठीक है, रैशनल थिंकिंग, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था,
और ये बिना डरे मतलब कि जो इंटरप्रेटर था प्लेजर फील कर रहा था समाज में चेंजिंग का। ओके। कई सारे लोग में तो एक तरह से मान लो कि पढ़ने का ऐसा जुनून सा चढ़ गया था, जब पेंटिंग रेवोल्यूशन का रात रात तक जग के पढ़ते रहते थे। और आजकल के बच्चे देखो, बच्चों क्या गेम खेलते रहते हैं और कुछ नहीं करते। ओके, अगर हमें सोसाइटी में चेंज लाना है तो एजुकेटेड होना जरूरी है बच्चों, जो रेवोल्यूशन ला सके। नेक्स्ट हो गया बच्चों इसका। ठीक है, आप पॉज करके वीडियो देख के आंसर निकाल लेना। नेक्स्ट, फ्लड के ऊपर हमें एक पैसेज दिया हुआ है, बेसिक सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी टेकन। ओके, पहले आप पढ़ लो ध्यान से पॉज करके, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ को आप अंडरलाइन कर दो। लिसन रेडियो एंड टीवी, एंड यहाँ पे कुछ पोर्टेबल किट है, इमरजेंसी किट, रेडियो, ट्रांजिस्टर, टॉर्च, स्पेयर, बैटरीज, बॉक्स। ओके, इसेंशियल मेडिसिन, ORS, ड्राई फूड आइटम्स, मेकिंग ड्रिंक वाटर, मैच बॉक्स, ये सब काम की चीज़ें जो काम आता है जब फ्लड आता है तो। ओके, हिंदी में वाले बच्चों आप भी देख लो पॉज करके वीडियो। पेंसिल का जरूर यूज़ करना है बच्चों, पेंसिल ले जाना एग्जाम में। ओके, ये फ्लड बाढ़ वाला एरिया है, तो बाढ़ जो आता है तो हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए उसके बारे में। ओके, आप पढ़ लो एक बार, पॉज कर लेना बच्चों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं आगे। ओके, आप पढ़ लो, पॉज कर लेना बच्चों। तो ये क्वेश्चन है, ये हमें 3 क्वेश्चन दिया है बच्चों। ओके, आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, हिंदी में नहीं बच्चों, आप भी देख लो कि पॉज कर करके पढ़ लेना बच्चों, और अंडरलाइन कर लेना अपने हिसाब से। ओके, बच्चों अब आंसर देखते हैं। कह रहा है मेंशन एनी 2 एसेंशियल आइटम दैट शुड बी इंक्लूड इन द फैमिली इमरजेंसी किट। तो पहला हो गया बच्चों मेडिसिन, मेडिसिन का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा हो गया और ट्रांजिस्टर, रेडियो, क्योंकि रेडियो के द्वारा ही हमें सूचना मालूम चलता है बच्चों, क्योंकि रेडियो जो होता है पोर्टेबल बैटरीज होता है, उसमें यूज़ कर सकते हैं और हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है कि सेफ जगह कहाँ पे जा सकते हैं, या कहाँ पे फूड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, या कहाँ पे हमें पानी मिल सकता है। इसलिए 2 सबसे मेन चीज़ है बच्चों, मेडिसिन और रेडियो। वैसे ORS भी है, पोर्टेबल वाटर भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है, क्योंकि हम खाना तो पका नहीं सकते फ्लड एरिया में। ओके, अब क्वेश्चन है वाई आर द आइटम फैमिली इमरजेंसी किट इम्पोर्टेंट इन द फ्लड सिचुएशन। देखो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हो गया फ्लड सिचुएशन में पोर्टेबल वाटर, क्योंकि सारे जगह जो पानी होता है गंदा होता है। पोर्टेबल वाटर। ओके, मेडिसिन हो गया, मेडिसिन ड्यू टू वेरी इसेंशियल आइटम लाइक, क्योंकि परिवार में कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप जानते हो कि एनजाइटी, टेंशन, भूख, तो मेडिसिन होना जरूरी है। स्पेशली ORS वाटर, ORS होना चाहिए जरूर बच्चों, इससे एनर्जी मिलता है इंस्टेंट, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये फ्लड कब ठीक होगा। ओके, इन केस ऑफ फ्लड व्हाट आर द रिक्वायर्ड एक्शन इंश्योर द सेफ्टी और फैमिली बिलोंगिंग टू डिस्क्राइब टू। अगर आपके एरिया में फ्लड आएगा तो आप क्या प्रिकॉशन लोगे अपने परिवार को बचाने के लिए। फर्स्ट, इंफॉर्मेशन, रेडियो ट्रांजिशन से हम इंफॉर्मेशन देते रहेंगे, पहला तो ये हो गया। कुछ कोई ऊंची जगह पे चले जाएंगे, और स्पेशली खाने पीने की चीज़ और पोर्टेबल वाटर, ये हम अपने पास रखेंगे संभाल के, जो कभी जरूरत पड़ जाए। मेडिसिन। ओके बच्चों, तो ये बहुत ज़रूरी इसेंशियल चीज़ होता है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं आ रहा है, कोई पोल तो नहीं आ गया, कोई गटर तो नहीं खुला हुआ है, तो ये सब मेन प्रिकॉशन है बच्चों, क्योंकि आप जानते हो। और एक एक वो भी होना चाहिए, मॉस्किटो नेट भी होना चाहिए, क्योंकि फ्लड के बाद मलेरिया का खतरा होता है, डेंगू का खतरा होता है बच्चों। ओके, तो ये आप पैसेज पढ़ के दे सकते हो। नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, सेक्शन F, ये मैप से। तो आपको मैप, एक फिल मैप है मेरे पास, तो उसी से मैं आपको समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन, द प्लेस वेयर द महात्मा गांधी ब्रोक द साल्ट लॉ। तो आप जानते हैं गुजरात में, गुजरात दांडी। ओके, तो ये गुजरात हो जाएगा।
तो ये मैं फिल करके बताता हूँ। गुजरात ये रहा, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट का। नेक्स्ट, प्लेस सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड 1926। तो ये मद्रास में हुआ था, ओके, मद्रास। दूसरे का ये ए हो गया हमारा, ये बी हो गया, एंड नेक्स्ट कह रहा है इसमें सेकंड में एनी 3, ओके। हमें 4 दे रखा है तो कोई 3 हमें करना है। हीराकुंड डैम कहाँ पे बच्चों? तो ये उड़ीसा में। तो ये हो गया उड़ीसा, महानदी के ऊपर है ये उड़ीसा। ये हो गया हमारा सी, ओके। नेक्स्ट है मुंबई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पर। तो ये मुंबई में ही, बिल्कुल सिंपल है, मुंबई। ये हो गया हमारा डी। राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पे बच्चों? पंजाब में, ओके। तो पंजाब हमारा कहाँ है? यहाँ है। ये अमृतसर यहाँ कहीं होगा, अमृतसर यहाँ है शायद, पंजाब। तो ये हो गया हमारा राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसको हम मान लेते हैं ABCDE मान लेते हैं, ओके। नेक्स्ट क्या है? नरोड़ा नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये यूपी में बच्चों, ओके। तो ये हो गया नरोड़ा, ये हो गया F, ओके। तो ये उसके लिए इम्पेयर्ड बच्चों के लिए बच्चों, तो इसमें ये और ईजी है। आई होप बच्चों आपको अच्छा लगा होगा, और आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।